नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की दीवार सीजीवाल। हमारी खास पेशकश हफ्तावाल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के आसपास की खास खबरों पर बात करते हैं। ये खबरें आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। हमारी कोशिश है कि इन खबरों के भीतर की खबर को हफ्तावाल के जरिए आप तक पहुंचाएं। इस अंक में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के आधे सफर के करीब पहुंच रही है। इस दौर में जन घोषणा पत्र के वादों का हिसाब किताब एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी से आखिर क्या निकलकर सामने आ रहा है। बिलासपुर में रेत की अवैध ढुलाई कर रहे भारी वाहनों की चपेट में आकर हो रही मौतों को लेकर विपक्ष और सत्ता के सुर क्यों मिलते जुलते सुनाई दे रहे हैं। नए जिले गौरेला पिंडरा मरवाही में रोजगार को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही बात करेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों ऐसी बनी कि चूना पत्थर के खदानों में लगे क्रेशर उद्योगों पर तालेबंदी की नौबत आ गई। चलिए शुरू करते हैं हफ्तावाल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की तस्वीर पर। आपने देखा कि कैसे सिर्फ एक कामा, जिसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, उसकी कमी से इस संदेश का अर्थ ही बदल गया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। हालांकि इस वायरल तस्वीर के साथ इस तरह के कमेंट भी किए गए हैं कि नियत पर संदेह नहीं है, लेकिन इस वाक्य के जरिए स्पष्ट संदेश नहीं जा रहा है। एक छोटी सी चूक ने होर्डिंग पर लिखे संदेश के मतलब पर ही सवालिया निशान उठा दिए। उम्मीद यही की जा सकती है कि इसे देखने वाले अपने विवेक से इसका सही मतलब निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होगी सियासत की बात से। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब आने वाले गिनती के चंद दिनों में वक्त का ऐसा मुकाम सबके सामने होगा जब प्रदेश की मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल का आधा सफर तय कर चुकी होगी। जाहिर सी बात है कि अब यह हिसाब किताब लगाने का वक्त धीरे धीरे सामने आ रहा है कि इस सरकार ने क्या कुछ हासिल किया और खासकर जिन वादों के सहारे बड़ी बहुमत के साथ लोगों ने इस सरकार को गद्दी पर बिठाया था, उनमें से कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अभी पाइपलाइन में हैं या उन पर अभी तक कोई काम भी शुरू नहीं हो सका है। इस तरह के हिसाब किताब के दौर की एक झलक छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत में भी देखने को मिली, जहां जन घोषणा पत्र के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह सवाल उठाया कि यह सरकार जन घोषणा पत्र को आत्मसात करने की बात कहती है, तो अब तक उसमें से कितने वादे पूरे किए जा चुके हैं। उनकी ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि सदन में 25 वादे पूरे करने की बात कही गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि 24 वादे पूरे हुए हैं, जबकि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के मुताबिक 13 वादे पूरे किए गए हैं। अब सरकार की ओर से जवाब आया है कि 14 वादे पूरे कर दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यह जानना चाह रहे थे कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या सही है और वे अब तक पूरे किए गए वादों का ब्यौरा भी चाह रहे थे। इस मुद्दे पर तीखी बहस और नोकझोंक का माहौल बना। सीएम भूपेश बघेल ने जोर देकर कहा कि 15 साल बीजेपी के कुशासन से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी थी और सभी तबके के लोगों ने कांग्रेस को जनादेश दिया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, 2,500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, आदिवासियों की जमीन वापसी जैसे काम गिनाए। जवाब में नेता प्रतिपक्ष को फिर पूछना पड़ा कि मुख्यमंत्री 5 की गिनती पर ही आकर क्यों अटक गए। वे फिर से इस बात पर जोर देते रहे कि अब तक पूरे किए गए सभी वादों की सूची सामने आनी चाहिए।
नोक-झोंक और शोर शराबे के बीच यह बात भी उठी कि भाजपा भी अपने कितने वादे पूरी करती रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में हुई इस बहस के बाद चाहे घोषणा पत्र के वादों पर अमल की सही तस्वीर सामने आ सकी या नहीं, और प्रदेश का विपक्ष सरकार की दलील से किस हद तक संतुष्ट हो सका, इस पर सभी की अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन वास्तविक सच्चाई तो इस सूबे के अवाम को ही मालूम है। आईने की तरह सारा सच जिसके सामने है, और वक्त आने पर अवाम ही यह फैसला दे सकेगा कि कितने वादे पूरे हुए। वह अपने फैसले में यह भी बताएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और विपक्ष की दलील से वह कितना संतुष्ट है। सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच की लकीर को देखने के आदी हो चुके लोगों को कभी कभी यह लकीर धुंधली होती भी दिखाई दे जाती है। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, हाल के दिनों में बिलासपुर के एक बड़े भाजपा नेता ने बिलासपुर में सत्ता पक्ष के लोगों के संरक्षण में अपराध और अवैध काम कराए जाने का आरोप खुलकर लगाया था। इसके कुछ दिन के भीतर ही बीजेपी नेता के कट्टर विरोधी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने शहर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्कूली बच्चे की मौत के बाद जिस तरह की नाराजगी के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, उस पर भी लोगों ने गौर किया और शहर के हालात को लेकर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सिस्टम से नाखुश हैं, तब तो हालात बदतर ही कहे जा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने पूरी जानकारी लेकर आंदोलन करने की बात भी कह डाली। मीडिया में भी यह लगातार खबरें आ रही हैं कि अरपा नदी से रेत का गैर कानूनी परिवहन करने वाले रसूखदार लोगों की भारी गाड़ियों की चपेट में आने से अब तक कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब भी ऐसा हादसा होता है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन फिर जैसे ही मुक्तिधाम की आग ठंडी पड़ती है, मनमानी फिर से शुरू होकर चरम पर पहुंच जाती है। हाल ही में ट्रैक्टर हादसे में एक स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों ने अब तक जो कुछ किया है, उससे कम से कम शोक संतप्त परिवार को तो संतुष्टि नहीं ही मिल पाई है। हाँ, यह बात जरूर सामने आई कि रेत की चोरी करने वाले लोग ऐसे रास्तों की तलाश करते हैं जहां उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जा सके। अधिक से अधिक रेत ढुलाई की होड़ में वे अपनी भारवाहक गाड़ी की रफ्तार को काबू में नहीं रख पाते और सामने से गुजर रहा कोई भी शख्स उनके इस अवैध कारोबार की खूनी रफ्तार की चपेट में आकर सड़क के ऊपर हाड़ मांस के चीथड़ों में तब्दील हो जाता है। इस ताजा हादसे के बाद शहर के पत्रकारों ने सत्ता पक्ष के कई नेताओं के सामने यह सवाल उठाया और जानना चाहा कि आखिर मौत बनकर फर्राटेदार खूनी रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही इन गाड़ियों पर क्या कभी ब्रेक लग पाएगा। कई घर उजाड़ने और मातम का संदेश देने के बाद भी बदस्तूर जारी रेत के इस खेल में कौन लोग शामिल हैं और क्या पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है, इस सवाल का जवाब पूरा शहर जानना चाह रहा है। लेकिन जिस जगह पर सूबे के दूसरे सबसे बड़े शहर का पूरा प्रशासन बैठता है, उसकी कुछ ही दूरी पर ही चल रहा यह खेल सोचने पर मजबूर करता है कि पहले विपक्ष के नेता और अब सत्ता दल के नेता की ओर से यह बात उठाए जाने के बाद भी व्यवस्था के जिम्मेदार लोग न कुछ सुन पा रहे हैं और न देख पा रहे हैं, या देखकर भी अनजान हैं और सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझना आसान है कि इसमें से कौन सा विकल्प सबसे सही है, लेकिन अगर यह हालात नहीं सुधरे तो यह सवाल भी जवाब की तलाश करता रहेगा कि रेत कारोबारियों की इस खूनी रफ्तार की भेंट चढ़ने वालों में अभी और कितने नाम जुड़ेंगे। करीब साल भर पहले अस्तित्व में आए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नेतृत्व के साथ ही रोजगार को लेकर भी बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। जंगल, पहाड़, नदी नालों से घिरे इस इलाके में विकास के नाम पर अब तक चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं देती
जिसका रिश्ता उस इलाके के लोगों को रोजगार मुहैया कराने से हो। आसपास इलाके का सेंटर होने की वजह से यहाँ छोटे मझोले किस्म के कारोबार तो चलते हैं, जिसके जरिए कारोबारियों का जीवन बसर होता है, लेकिन आसपास न तो कोई बड़ा उद्योग है और न ही ऐसी किसी कामकाज की उम्मीद नजर आती है जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके के नौजवानों को अपने ही माहौल में काम मिल सके। इस इलाके को कुदरत ने इतना कुछ दिया है कि इसके जरिए टूरिज्म का विकास कर लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। अमरकंटक की वादियों से लगे इस इलाके में कई ऐसी जगह है जो प्राकृतिक, धार्मिक, पिकनिक स्पॉट जैसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकते हैं। अमरकंटक जाने के लिए लोगों को पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है और अमरकंटक के साथ इस इलाके का गहरा जुड़ाव बना हुआ है। यदि गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके के प्राकृतिक स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ एक बेहतर टूरिज्म सर्किट बन सकता है। हाल ही में जब डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ विकास परियोजना का भूमि पूजन हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुखातिब होकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सिलसिले में एक अच्छा मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि प्रसाद योजना के तहत अमरकंटक की स्वीकृत विकास परियोजना में छत्तीसगढ़ के कबीर चबूतरा, राजमेरगढ़ और उस इलाके के शिव मंदिरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वैसे भी अमरकंटक से लगे हुए छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में कई पुराने मंदिर और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। टूरिज्म के नजरिए से इस इलाके का विकास होता है तो रोजगार के लिए भी यह नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल की इस पहल से इलाके के लोगों की उम्मीद तो बंधी है, लेकिन सही मायने में उन्हें मदद तभी मिल पाएगी जब यह सपना जमीन पर भी साकार हो सके। वैसे भी कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर छाई वीरानी और अमरकंटक जाने वाले पर्यटकों की संख्या में आई भारी कमी के चलते वहां का कारोबार भी प्रभावित हुआ है और पर्यटन विकास जैसे विकल्पों पर लोग ऐसी पहल की उम्मीद कर रहे हैं जिसका नतीजा भी सामने आ सके। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, हम तरक्की कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई इस तरह का दावा करे तो उसे हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर दिखाकर पूछा जा सकता है कि इस तस्वीर के बारे में अब उनका क्या कहना है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर में मस्तूरी क्रेशर उद्योग संघ जिला बिलासपुर की ओर से एक इश्तहारनुमा सूचना दी गई थी, जिसमें 3 बार लाल और बोल्ड अक्षरों में बंद 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 लिखते हुए आगे यह भी बताया गया था कि मस्तूरी तहसील क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी, धमकी, मारपीट, अभद्र व्यवहार कर अवैध वसूली के विरोध में अनिश्चित काल के लिए खदान क्रेशर का कार्य बंद किया जाता है। इसके बाद उस इलाके की खदानें बंद कर दी गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्तूरी इलाके के कोसमडीह, मोहतरा, खैरा, जयराम नगर और भदौरा गांव में 40 चूना पत्थर खदान हैं, जहां करीब 25 की संख्या में क्रेशर लगे हुए हैं, जिनमें चालक, परिचालक, मशीन ऑपरेटर और मजदूर को मिलाकर करीब 1000 लोग रोजाना काम करते हैं। खदानें बंद होने से सभी के काम ठप हो गए। इस मामले में क्रेशर उद्योग संघ ने मस्तूरी एसडीएम को पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा खनिज पट्टेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बदसलूकी किए जाने की शिकायत की गई थी। कई दिनों तक खदान बंद रहने के बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की और आपस में सुलह कराया। दोनों पक्षों ने इस बात पर लिखित में सहमति दी है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए बिना वाद विवाद के प्रशासन के खनिज उत्खनन संबंधी गाइडलाइन के अनुरूप काम करेंगे। इस सुलह के बाद क्रेशर उद्योग फिर से शुरू करने का रास्ता खुल सका। अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह इस जिले में चल रहे सिस्टम का एक नमूना है
जो अति के अंत के रूप में सामने आ गया, और पता नहीं ऐसे कितने नमूने होंगे जिसका किसी को पता ही नहीं है। अब किससे पूछा जाए कि यदि क्रेशर उद्योग चलाने वाले लोग अपने ही नुमाइंदों के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत करते हैं और नौबत क्रेशर उद्योग बंद करने तक पहुंच जाती है, तो आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? यह सवाल भी माकूल जवाब का इंतजार कर रहा है कि क्या जनता के बीच से चुने गए नुमाइंदे और प्रशासन में बैठे लोगों के रवैये में कहीं कोई ऐसी खामी जरूर है कि हजार की तादाद में लोगों को काम बंद कर घर पर बैठना पड़ता है। चाहे जनप्रतिनिधि हो या अफसर, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इस सवाल से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि वहां दोबारा बंद जैसे हालात फिर ना हो, इसके लिए कोई ठोस पहल कब तक सामने आएगी या कभी नहीं आएगी। हफ्तावाल के इस अंक में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता की हौसला अफजाई के लिए आपका यह सहयोग हमें नई ताकत देगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।